हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों C2 के कुछ और टॉपिक्स यहाँ पे हम इसको कवर करते हैं। जैसे यहाँ पे एक टॉपिक है, इट इज़ अबाउट, जो जैसे बताता है हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। एंड देन उसके बारे में जैसे यहाँ बात होती है, जैसे चेंजिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे हम जैसे जीआर के बारे में तो हमने पहले भी बात की थी। हमारे जैसे जो टॉपिक जो बी है, बी में भी हमने कवर किया हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्विक मैं आपको यहाँ पे रिकैप भी दूंगा, लेकिन हाँ जैसे बेटर है कि बी में एक बार देख लीजिए, वहाँ पर और भी पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है, ओके। वैसे आप जैसे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है कि क्या इंडियन एग्रीकल्चर में क्या रहा है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो जैसे इसको ऐसे इमेजिन करो कि हमारा जैसे जो इनिशियल जो हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर में, जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे अभी जो चलो देश डिवाइड हो गया, इंडिया अलग है, पाकिस्तान डिफरेंट तरह से जो वहाँ पर ना जो एग्रीकल्चर, लेकिन हाँ अगर हम देखें रीजनल लेवल पर एग्रीकल्चर या सब कॉन्टिनेंटल लेवल पर जो एग्रीकल्चर है काफ़ी सिमिलर है। तो इसको हम पूरे जो एग्रीकल्चर जो एक तरीके को हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी कह सकते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारी जो ओनरशिप, बहुत कलेक्टिव ओनरशिप है। और वहाँ पर जैसे ऐसे भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं जो बताते हैं कि स्टेट की ओनरशिप थी, राजा महाराजाओं की ओनरशिप थी, लेकिन जो जहाँ पर टिलिंग कर रहा है, जो जहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहा है, वो करता रहता है। ठीक है, तो इसको कार्ल मार्क्स ने एशियाटिक एमओपी भी कहा। ठीक है, लेकिन जब हमारे देश में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि स्पेसिफिक ओनर्स होंगे, जिसको ब्रिटिश बोल रहे हैं, ये ओनर्स हैं जमींदारी सिस्टम, जहाँ पे स्टेट अदरवाइज वैसे जो सब कुछ है जो ओन करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ओन करती है, लेकिन जो जमींदार भी हैं आगे, जो कि स्टेट के ही एजेंट्स की तरह काम कर रहे थे। तो वो एक सेमी फ्यूडलिस्टिक टाइप का सिस्टम डेवलप हुआ, जहाँ पर एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन शुरू होती है। एंड देन अगर हम आज देखें तो हमारे देश में जो लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम ग्रेजुअली अभी कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एशियाटिक एमओपी से बात शुरू हुई हमारे देश में, अंग्रेज आए, सेमी फ्यूडलिस्टिक होता गया, अभी हम कहाँ पे सेमी कैपिटलिस्ट मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको आप बेसिक तरह से एमओपी किस तरह से हमारे देश में बदल रहा है, इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे इसको और देखिए अगर आगे तो हमारे देश में जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर बहुत ही एक मेजर एक ब्रेक थ्रू था हमारे देश में। 1960s में इसकी शुरुआत होती है, जब हम फेमिन विटनेस करते हैं। उसके बाद HIV सीड्स की यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन जो है अश्योर्ड है, क्योंकि जो ऐसी जगहों पर ही ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया जहाँ पर केनाल्स वगैरह के नेटवर्क थे। एंड देन एग्रीकल्चर में मशीनरी का यूज़ हो रहा है ताकि मासिफिकेशन हो सके, एग्रीकल्चर को हम कमर्शियली और प्रोड्यूस कर सकें, थोड़ा कैपिटलिस्टिक मोड में आ गए। ठीक है, तो इसके बाद विलियम वाइजर क्या बोलते हैं कि हमारा जो देश था वो पहले अगर हम देखें तो इंडियन जो फ्यूडलिस्टिक टाइप जो एग्जिस्ट करता है, एक डिफरेंट तरह का फ्यूडलिज्म था जो इंडिया में, वो जो कि यूरोपियन जो फ्यूडलिज्म से काफ़ी डिफरेंट था। इंडियन फ्यूडलिज्म को वो जजमानी भी बोलते हैं। ठीक है, विलियम वाइजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बार बार वो बताते हैं, वो है जजमानी। वो कह रहे हैं कि इंडिया में डिपेंडेंसीज बेस्ड एक फ्यूडलिस्टिक एक सिस्टम था। ठीक है, जिसको जजमानी को वो एक्सप्लेन करते हैं कि जजमान है बीच में एंड बहुत सारे लोग उन पर इंटरडिपेंडेंट हैं, एंड जजमान इन टर्न भी इन पर डिपेंडेंट है। वो बोलते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर जो ग्रेजुअली जो फ्यूडलिज्म से अब ग्रेजुअली जो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी प्रेजेंट सिस्टम की बात है एमओपीज में। देन उसके बाद ये वैसे अगर हम आगे देखें जो बीच में ये ग्रीन रेवोल्यूशन से जोड़ें अगर, तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में अभी हमारे यहाँ पे जो प्राइमरीली हुआ क्या। ठीक है, ये कुछ ना डायमेंशंस हैं, पहले भी हमने लिखी हैं, लेकिन इसको बस रिवाइज कर लो एक बार। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, जहाँ पर जो अनाज पैदा होता था, वो अनाज में एक तो चलो वीट जो या फिर राइस, उनकी क्रॉप्स बदल गई है ना, जेनेटिकली ही उनको हमने थोड़ा सा बदलने की ट्राई की, वहाँ पे जैसे बायोटेक्नोलॉजी लगी। लेकिन उसके बाद हमारे वहाँ पर जो अब केमिकल्स वगैरह फर्टिलाइजर्स डल रहे हैं, उससे और प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी मैनी फोल्ड हो गई। देन उसके बाद हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे जो फॉरेन एड पर फॉर फूड, वहाँ पर भी हम सेल्फ सफिशिएंट हुए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन ऑनरे बेते क्या बताते हैं कि वो इंडियन फार्मर्स जो कि जिनको बोला गया था कि ये तो बहुत ही आर्केइक हैं, पुरानी सोच रखते हैं, उन फार्मर्स में भी एक नया फेथ जो देखने को मिला कि वो किस तरह से रैपिडली उन्होंने टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किया। तो ये बात ज़रूरी है यहाँ पर दिमाग में रखनी। देन रुडोल्फ एंड रुडोल्फ बहुत ही जैसे फेमस इनका कोट है, जो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे रुडोल्फ एंड रुडोल्फ रिसेंटली दे डाइड, एंड इंडिया पे एक्सटेंसिवली लिखा इन्होंने, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। देन ये बोलते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फार्मर्स थे उनको ये क्या बोलते हैं, देवर बुलॉक कैपिटलिस्ट, कि बैलगाड़ी चलाते हैं
लेकिन काम कैसा करते हैं, कैपिटलिस्ट कैसे काम करते हैं कि अनाज पैदा कर रहे हैं फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े ट्रैक्टर्स चला चला के और वो जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियों में घूमते हैं, चलाते तो बुलोक कार्ट ही हैं, लेकिन आज भी कैपिटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो इसलिए वो उनको क्या बोलते हैं, दे वर वेरी प्रोग्रेसिव फार्मर्स, कि उन्होंने बहुत ही जल्दी अपनाया जो टेक्नोलॉजी को, बहुत ही जल्दी इसको इंट्रोड्यूस करके प्रोडक्शन वगैरह अचीव करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, सेल्फ सफिशिएंसी भी अचीव हुई। देन आप ये जो, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी हमने बोला हुआ है कि हमारे ग्रीन रेवोल्यूशंस के इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इनइक्वालिटीज इंक्रीज होती हैं क्योंकि जिनके पास पैसा धन दौलत है वो सरकार का सपोर्ट भी ले पाते हैं, उनके पास बड़ी ज़मीनें भी हैं, सरकार उनको और पुश कर रही है, एंड देन वो सरकार की सब्सिडी वगैरह लेकर, एमएसपी का फायदा लेकर और अमीर होते जा रहे हैं। तो क्लास बेस्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी बढ़ती जा रही है। देन जो टेनेंट कल्टिवेटर्स थे उनको एविक्ट कर दिया गया क्योंकि हमें अब ज़मीन चाहिए, ज़्यादा ज़मीन चाहिए जो किसानी करने के लिए। तो हमें ज़्यादा ज़मीन कब मिलेगी, जब हम टेनेंट्स हमारे जो हैं उनको हटा दें। हम खुद अब यहाँ पे, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट महंगी है ना यहाँ पर, क्योंकि HYV सीड्स वगैरह इनपुट कॉस्ट महंगी हो जाती है, तो इसीलिए अब टेनेंट कल्टिवेटर पर रिलाई ना करते हुए किसान जो ओनर्स हैं वो खुद किसानी कर रहे हैं। एंड देन जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हमें चीज़ देखने को मिलती है कि मशीनरी की इंट्रोडक्शन से हमारे जो बहुत सारी ऐसी कास्ट थी जो कि सर्विस, जो कि लोअर कास्ट थी प्राइमरीली, लेकिन अपर कास्ट को सर्विस देने के लिए ही वहाँ पर उनका ऐसे था कि जो उस एग्जिस्टेंस थी उनको भी डिस्प्लेस कर दिया गया क्योंकि मशीन आ गई। अब लोअर कास्ट जो कि अपर कास्ट को सर्व करती है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए उनको मीनियल जॉब्स की तरफ और जाना पड़ा। तो अर्बनाइजेशन की तरफ हम देखते हैं कि ना कि माइग्रेशन बढ़ती है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो सर्विस कास्ट है इनको गाँव में इतनी जॉब नहीं मिल रही, तो अभी इनको जाना पड़ता है, अब अर्बन की तरफ, इलाकों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। रिच जो है इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, अमीर किसान और अमीर होता जा रहा है, गरीब किसान और गरीब होता जा रहा है क्योंकि उनको सरकारी मदद इतनी नहीं मिल रही। एंड सरकार का प्राइमरीली फोकस कहाँ पर है, ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना। एंड देन उसके बाद अब जो अमीर किसान होते जा रहे हैं उनका पॉलिटिकल स्फेयर में भी इन्फ्लुएंस अब आता जा रहा है। तो हम आगे देखेंगे वैसे कि किस तरह से हमारा डायनामिक्स बदले, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है ना कि एक जो गांव में क्या घट रहा है, गांव में जो कुछ किसान अमीर होते जा रहे हैं तो वो अब सरकारों पर दबाव डालते हैं, पॉलिटिकल स्फेयर में दबाव डालते हैं। इवन जैसे आप देखते हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि ना कि जगहें, जैसे कोई पर्टिकुलर जगह रेजिस्ट करती है, रिवोल्ट करती है, वहाँ पर बहुत जो रिवोल्ट, जैसे झारखंड या फिर हमने देखा वो पूरी बेल्ट में, वहाँ पर जो नक्सलिज्म है, क्योंकि एक मेजर कारण वहाँ पर जो है दैट इज गरीबी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बदला एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ, वॉइस इंक्रीज हुई, तो बिकॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हम आगे पढ़ेंगे भी, ये एक व्यू है हमारे पास जो एक सुरेंद्र जोधका जी हैं, वो जो JNU में लिखते हैं, बहुत एक फेमस प्रोफेसर हैं, उन्होंने बोला कि एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी की खालिस्तान की डिमांड होती है पंजाब में शुरू, क्योंकि पंजाब में ऐसा नहीं है गरीबी है, क्योंकि पंजाब में प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस आ गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो इसीलिए अब वो सेपरेट स्टेट की डिमांड भी, सेपरेट कंट्री की डिमांड शुरू करते हैं। वैसे इसके हिस्टोरिकल रूट्स हैं, आज़ादी के पहले ही ये डिमांड थी, लेकिन उसके बाद इट वॉज प्रॉमिस्ड ऑन अ डिफरेंट लाइन, तो लेकिन इट वॉज नॉट, सिंस जो बहुत सी चीज़ें डिलीवर नहीं हुई, तो अब सिंस इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होते जा रहे हैं तो खालिस्तान की डिमांड आ रही है पंजाब में। तो ये सुरेंद्र जोधका ऐसे जोड़ते हैं इसको। एंड देन इसके बाद जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन और इंटेंस हो गया, वहाँ पेट्रियार्की भी इंटेंस होती गई है ना, हमने देखा था कि डाउरी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि अब, और उसके बाद कि अब हमें जो ज़मीन है, ज़मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है, ये आपको अमीर बनाती है ना, एग्रीकल्चर बहुत ही प्रॉस्परस एक चीज़ बन गई है, तो अब हमें जो ये ज़मीन अपने परिवार में ही रखनी है, परिवार में रखनी है, इसलिए लड़कों की डिमांड बहुत बढ़ रही है कि मुझे अपने घर जो एज अ किड मुझे बच्चा कौन सा चाहिए, मुझे लड़का ही चाहिए। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड के केसेस आते हैं, जेंडर इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, पर्टिकुलरली इन एरियाज जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। एंड देन इसीलिए वहाँ पर अब सिंस लड़कियाँ बहुत कम हो जाती हैं, रीसेंट फिनोमेना क्या देखते हैं कि क्रॉस रीजनल डिमांड भी है ब्राइड्स की, जैसे कि बाकी बाहर की जगहों से पंजाब हरियाणा में जो ब्राइड्स जो लाई जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर अब फीमेल्स बहुत ही कम रह गई हैं, जैसे केरला, ओडिशा, असम, बहुत सारे केसेस हैं, केस स्टडीज़ हैं जो वहाँ से ब्राइड्स लाकर हरियाणा में जो लाकर बेची भी जा रही हैं। एंड देन रीजनल इनइक्वालिटी भी यहाँ पर जन्म लेती है, जैसे बिहार, ईस्टर्न यूपी, तेलंगाना, विदर्भ, ये अंडर डेवलप रह गए क्योंकि यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन इनको टच नहीं किया। एंड इनके कारण होता क्या, इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, जैसे बिहार में विटनेस करते हैं
कि जहाँ जिन जिन फार्मर्स ने ग्रीन रेवोल्यूशन के तरीके अपना लिए अमीर हो गए, बाकी जो दूसरे फार्मर्स हैं नहीं अपना रहे, वो उनके कास्ट के बेसिस पे लड़ाई हो रही है। एंड ये आप जैसे रणवीर सेना एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, देन फार्मर सुसाइड्स वगैरह, एग्रेरियन अनरेस्ट, ये सब चीज़ें जन्म ले रही हैं क्योंकि रीजनल इनइक्वालिटी है। कोई कुछ इलाके हमारे देश के बहुत ज़्यादा रैपिडली प्रॉस्परस होते जा रहे हैं, बाकी कुछ इलाके स्टेगनेंट रह गए, तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा स्टार्क देखने को मिलती है। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज़ हैं यहाँ पर, जैसे पीसी जोशी ये लिखते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ क्या कि एग्रीकल्चर जो हमारा हुआ बहुत ही ज़्यादा कैपिटलिस्ट हो गया, ठीक है। और उससे हमारे जो गाँव में कंट्री साइड में देखें तो कुछ अमीर, बहुत ही अमीर लोग निकल कर आए, वो ऐसे थे जैसे कि बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जैसे अमीर थे, ठीक है। उनको बिग बुर्जुआ कहा गया कि हमारे रूरल इंडिया में भी अमीर, बहुत अमीर लोग देखने को मिले। ग्रीन रेवोल्यूशन से ये हुआ। कैथलीन कफ लिखती हैं कि यहाँ पर कि जो डोमिनेशन था जो हमारा इकोनॉमिक स्फेयर में, क्योंकि कुछ किसान अमीर हो गए तो वो डोमिनेशन बाकी सुपर स्ट्रक्चर में देखने को मिला। जैसे हमने देखा ना ऊपर कि ये पर्टिकुलरली जो फीमेल्स पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स में हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो ये बाकी स्ट्रक्चर में भी, सुपर स्ट्रक्चर में भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। देन जेपीएस ओबरॉय हमें बताते हैं कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जेपीएस ओबरॉय के साथ ही हमें एसोसिएट करना है, जो वो कह रहे हैं कि जो अफ्लुएंस आती है जब पंजाब के रीजन में, एंड तो यहाँ पर एक जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी को लेकर हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट मुहिम चलती है। एक्सक्लूसिव हमें एक अलग पॉलिटिकल एक आइडेंटिटी चाहिए, कंट्री चाहिए, खालिस्तान की डिमांड चलती है। तो यहाँ पर आप इसको जो अगर आपने लिखा हो कि ये वाली जहाँ पर जब हमने पॉइंट किया था, तो यहाँ पर जेपीएस ओबरॉय जी का नाम लिखिएगा, नॉट सुरेंद्र जोतका। सुरेंद्र जोतका के पॉइंट्स अलग हैं, ठीक है। तो जेपीएस ओबरॉय, ठीक है, ओके। एंड देन ये पेट्रिशिया ओबरॉय भी इनकी वाइफ है, वो भी एक फेमस रिसर्चर ही हैं। तो अब ओके, वो भी हम देखेंगे कहीं और। दीपांकर गुप्ता जी लिखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि कास्ट कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दिमाग में रखने हमें कि इवन जैसे वेस्टर्न यूपी में पर्टिकुलरली जाट्स बहुत डोमिनेट करने लगे, पंजाब में सिख्स का डोमिनेशन आया, हरियाणा में जाट्स का, ठीक है। तो ये जैसे जो जितनी भी एग्रेरियन कम्युनिटीज़ हैं, जैसे जट एंड जाट्स, ठीक है, जो इनमें पर्टिकुलर ये जो डोमिनेंट कास्ट थी पहले लैंड के बेसिस पर, अभी इकोनॉमिकली भी बहुत प्रॉस्परस हो गई हैं, तो इसीलिए अब कास्ट कॉन्शियसनेस बहुत इंक्रीज हो गई है। जैसे आप देख भी सकते हैं, अगर आप जो पंजाब या इस रीजन को बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे गानों में वहाँ पर आपको यू सी जट, ठीक है। जट इज द वन हु इज प्रॉस्परस, द वन हु हैज़ अ लॉट ऑफ इनकम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखो, ये लिखा हुआ वर्ड कॉन्स्पिक्वस इनकम, कि इतनी इनकम है कि हमारे पास दिखाने के लिए भी बहुत इनकम है, दिखावे वाली इनकम। कॉन्स्पिक्वसली वी कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ मनी, किस पे, बड़े बड़ी गाड़ियों पर, है ना, अपने कपड़ों पर। तो आप ये भी देखते हैं कि जैसे बहुत सारे, जैसे मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि लेट्स से जो हमारे पास यहाँ पर जो UCB करके जो ब्रांड है, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, जो बेनेटन का बिगेस्ट शोरूम दैट इज इन चंडीगढ़, बिकॉज इट रीजन क्या है, स्पेंडिंग पावर बहुत इंटेंस है, कि जो कॉन्स्पिक्वसली कि सिर्फ कपड़ों पर ही पैसा खर्च करना है बहुत सारा। तो ये राइट, आई कैन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2004-05 में UCB ने दुनिया का अपना सबसे बड़ा शोरूम खोला था चंडीगढ़ में, क्योंकि वहाँ पे ये जो स्पेंड करने वाले बहुत थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम, जैसे लुधियाना पर्टिकुलरली, वहाँ पर इट हैड एक पर्टिकुलर टाइम में 2000s में इट हैड द मोस्ट नंबर ऑफ मर्सिडीज इन द कंट्री, नॉट इवन मुंबई, ठीक है। मुंबई से ज़्यादा मर्सिडीज थी, क्योंकि कॉन्स्पिक्वसनेस बहुत ज़्यादा हाई है कि अगर मनी है तो वो दिखाई भी जा रही है। तो ये इसीलिए कास्ट कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो गई कि हम किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, कि ओके वी आर जाट्स, तो गानों में दिखाई देता है आपको ना, ये वाला सिंपल सी चीज़ें। ओके, लक्ष्मी मैनन लिखती है कि विमेन वर्स्ट विक्टिम रही एंड पेट्रियार्की बहुत इंटेंस हो गई, हमने देखा कुछ पॉइंट्स भी। तो ये हम ना कुछ ये थिंकर्स के नाम दिमाग में रखें, अगर हमारे आंसर्स बहुत ही इफेक्टिव तरह से ना हम प्रेजेंट कर सकते हैं। AR देसाई लिखते हैं कि अगर इंडियन एग्रीकल्चर को टोटली अगर हम देखें तो वो पहले जो अंग्रेजों के आने से पहले सेमी फ्यूडलिस्टिक था, उसके बाद जो ब्रिटिश आए तो पेजेंट्री हो गया। पीजेंट्स याद है, पेजेंट्स कौन होते हैं? पेजेंट्स आर दोज पीपल जो कि अपने लिए सिर्फ जो अनाज उगा रहे हैं, बहुत गरीबी में जो गुजारा करते हैं, सरप्लस नहीं होता, और वैल्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जो कि ऐसा है कि जो सर्विंग वाला वैल्यू सिस्टम है, सर्व करेंगे, सर्व, ठीक है। वो जैसे कैपिटलिस्टिक वाला वैल्यू सिस्टम नहीं है, बहुत ही वैसे प्रोलेटेरिएट वैल्यू सिस्टम है। और वो कहते हैं उसके बाद जो इंडिपेंडेंस के बाद अभी हम एग्रेरियन सिस्टम की तरफ बढ़ गए हैं, जहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी ग्रेजुअली अब वो दे बिकमिंग
प्रॉस्परस एंड नॉट एग्जैक्टली वैसे प्रॉस्परस वैसे नहीं बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं एंड जैसे पेटी बुर्जुआ बनते जा रहे हैं, चाहे बुर्जुआ चाहे पेटी हैं लेकिन वो बुर्जुआ बनते जा रहे हैं कि कैपिटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, उत्साह पटनायक भी क्या बोलती हैं कि यहाँ पर कि 1990 के ऑनवर्ड्स अगर हम देखें, वो बोलते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर कमर्शियल और कैपिटलिस्टिक होता जा रहा है, उसके कारण हम जो है हमारी यहाँ कॉन्स्पिक्यूअस इनकम इंक्रीज होती है एंड जो पर्टिकुलरली इतना दबाव और इतनी रिलेटिव डेप्रीवेशन फील होती है कि अगर आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास खाने पीने के पैसे नहीं है या गुजारा नहीं हो रहा, रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील होता है। आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पड़ोस वाले ने 10 लाख रुपए स्पेंड कर दिए शादी में, मेरे पास तो सिर्फ 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए हैं, तो मैं इतनी अच्छी शादी नहीं कर सकता अपने घर में अपने बच्चों की। तो बहुत दबाव फील होता है कि चीज़ें, बगल के घर में बड़ा ट्रैक्टर है, मेरे पास ट्रैक्टर भी नहीं है या छोटा ट्रैक्टर है, तो ये बहुत दबाव फील होता है। इसके कारण क्या बोलते हैं कि हो क्या रहा है, फार्मर सुसाइड्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि फार्मर सुसाइड्स इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट वगैरह डेट लेने वाली लिमिट के बियॉन्ड जाकर फार्मर्स डेट ले रहे हैं एंड वो वापस पे नहीं कर सकते एंड उसके कारण हो क्या रहा है, जो एक ही ऑप्शन बचती है सुसाइड्स। तो ये भी हमने वैसे कवर किया हुआ, फार्मर सुसाइड्स के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो ये कुछ ना पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं हमेशा। ओके, देन अभी लेकिन जो पावर स्ट्रक्चर कैसे बदल रहा है अगर हम देखें रूरल एरियाज में, पहले जैसे हम देखें क्विकली रिकैप, जमींदार्स के हाथ में पावर है बहुत सारी। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो श्रीनिवास बताते हैं कि डोमिनेंट कास्ट के हाथ में बहुत सारी पावर आ गई एंड किस पे बेस्ड थी वो, न्यूमेरिकल, जैसे कि नंबर ज़्यादा हैं आपकी कास्ट के पास, इकोनॉमिकल पावर है, ठीक है, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी बहुत पावर देनी शुरू कर दी बहुत सारी डोमिनेंट कास्ट को। पॉलिटिकल पावर, ठीक है, इसका इंपैक्ट भी दिखता है हमें कि इकोनॉमिकली या न्यूमेरिकली पॉलिटिकल पावर मिल जाती है, तो डोमिनेंट कास्ट का रिसर्जेंस देखने को मिलता है। उसके बाद योगेंद्र सिंह, है ना, ये वेरियस ना जैसे तरीके से एनालाइज करते हैं कि जमींदार से किस तरह से चीज़ें डोमिनेंट कास्ट के पास आ गई। लेकिन ये भी है कि बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि बहुत से जो जमींदार थे पहले, वो उसी के बाद वो डोमिनेंट कास्ट बन गए थे एंड उनका परपेचुएट भी हुआ। बहुत सारी कास्ट जो पहले जो जमींदारों की जो कास्ट थी, जो जमींदार आगे कंटिन्यू होते गए आज़ादी के बाद भी, दे वर द मोस्ट प्रॉस्परस पीपल, क्योंकि नंबर एंड चाहे इकोनॉमिकली चाहे पॉलिटिकली दे हैड द मोस्ट एक्सेस टू द पावर, ठीक है। उसके बाद अब जो योगेंद्र सिंह हमें क्या बताते हैं, योगेंद्र सिंह बताते हैं कि 4 ब्रॉडर फेजेस हैं अगर हम देखें जो हमारे जो रूरल पावर स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव हुआ। वो पहले बोलते हैं कि लीडरशिप बेस्ड, जो हमारी जो पहली जो लीडर जो सबसे पहला जो फेज है आज़ादी के बाद का, ठीक है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस है, ठीक है, ध्यान रखना। योगेंद्र सिंह से की बुक में भी गिवन है, वैसे देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिर्फ आपके लिए कंपाइल कर दिया, ठीक है। तो वैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स बुक लिखी है योगेंद्र सिंह जी ने, तो लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये 4 फेजेस नजर आएंगे वहाँ पर, ठीक है। एक तो पहला बोलते हैं लीडरशिप बेस्ड, जहाँ पर बहुत ही जो प्रैक्टिकल जो इश्यूज को लेकर कि जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं एंड उसमें लीडर निकल कर आ रहे हैं कि हम कैसे अपनी जो रूरल इलाकों की जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे सॉल्व करें, ठीक है, प्रैक्टिकल इश्यूज को लेकर है। रिकंसिलिएटरी का मतलब है कि लोग इकट्ठे होना चाहते हैं, कि कास्ट में इतना कोई वो नहीं है कि लड़ाई झगड़ा नहीं है एंड इसलिए वो क्या, जैसे कि इवन की जो ऑर्नस्टीन की स्टडी है मुंबई विलेज की, वो भी यहाँ पर ऐसे ही मेंशन करके क्या बताते हैं कि लोग इकट्ठे होकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। तो ऐसे था कि पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेकर एंड रिकंसिलिएटरी वर्ड नहीं भूलना, ओके। देन उसके बाद कहते हैं कास्ट में गुटबाजी शुरू हो गई, फैक्शंस डेवलप हो गए, भाई के खिलाफ खड़ा हुआ है एंड देन उसके बाद जैसे तोतागढ़ी विलेज एंड नमहाली, ये सब कुछ जैसे इंपॉर्टेंट रिसर्चेज हैं और ये हमारी इग्नू में भी मेंशन है। ये हमें क्या बताती हैं कि पर्टिकुलरली जो कि कास्ट के बीच में फैक्शंस डेवलप हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे डोमिनेंट कास्ट है, लेट्स से जाट्स, तो जाट के बीच में भी 2 फैक्शन है कि ए वर्सेस बी, इसकी लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो आपस में, क्योंकि डोमिनेंट कास्ट का रिसर्जेंस एज सच नहीं है, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट कुछ जो लीडर्स हैं किसी इंपॉर्टेंट कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो अलग अलग दिशाओं में चले हुए हैं। आपने वैसे ना हिस्ट्री में अगर झांक कर देखो आपको वहां पे नजर आएगा। चाहे अगर ना आप, जैसे मैं चलो एग्जांपल लेता हूँ ब्रह्मो समाज का, ब्रह्मो समाज बना था, उसके बाद भी फैक्शंस बन गए, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू होती हैं। इंडिया में देखो आप, कांग्रेस बनी, कांग्रेस के भी जो फैक्शंस बन गए,
तो ये हमेशा ही होता है कि ना कि एक ही जो प्रॉपर जो कोई चीज़ चली आ रही होती है वो दो टुकड़ों में बंट जाती है जनरली, ठीक है, उसमें किसी की विचारधाराएं मैच नहीं करती। तो अकॉर्डिंगली किस तरह से हम कौन से इश्यूज को कैसे साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पर लेकिन हुआ क्या, अभी कास्ट के बीच में इतनी जंग नहीं है जितना कि विद इन द सिस्टम चल रहा है, विद इन द कास्ट। जो लीडर्स इमर्ज हुए पहले, वो लीडर्स आपस में बंटने शुरू हो गए कि कुछ इसमें चले गए, इस वाले ग्रुप में, कुछ दूसरे ग्रुप में, ठीक है। तो बिटवीन कास्ट हैं अभी जो फैक्शंस डेवलप हो रही हैं। तो एक ही पर्टिकुलर पार्टी के या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो आपस में जो ब्रदर्स थे, दे स्टार्टेड कंटेस्टिंग अगेंस्ट ईच अदर। एंड देन उसके बाद अब वापस कौन हो रहा है कि डोमिनेंट कास्ट का रिसर्जेंस। अब वो बोलते हैं कि डोमिनेंट कास्ट वापस आती है। डोमिनेंट कास्ट जैसे यूपी में जाट्स का रिसर्जेंस है, वेस्टर्न यूपी में, गुजरात में पटेल्स का, ऑन बेसिस स्टडी भी करते हैं इस पर। तो ये हमें क्या बताते हैं कि सिस्टम वापस क्या हो गया कि लीडरशिप की आइडियोलॉजी या जो जिस प्रॉब्लम को लेके वो शुरू हुए थे उसको लोग भूलते जा रहे हैं कि बस अपने मेरी कास्ट का जो लीडर है, मैं तो उसी अपने कास्ट के लीडर को ही वोट दूंगा, ठीक है। बस इसी तरह से वो अब वहाँ पर नंबर बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एंड इस तरह से विलेज का रूरल स्ट्रक्चर में जो पावर स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बदल रहा है। एंड देन उसके बाद फाइनली जो अब और 90s में हम बढ़ते हैं आगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है, विमेन का भी किसी जगह पर किसी गांव में जो विमेन जो सरपंच बनाना है, एंड जो इवन कोई जो SC ST के लिए रिजर्व की हुई हैं, तो इनका भी राइज देखने को मिलता है। तो ये योगेंद्र सिंह का एक बहुत ही ब्रॉडर एक एनालिसिस है ऑफ हाउ पावर स्ट्रक्चर चेंज विद इन अ विलेज, ठीक है। पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और कास्ट आपस में इकट्ठे होके लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं, फिर लीडर्स के बीच में बंटवारा हो गया, ठीक है, चाहे आइडियाज के बेसिस पर, चाहे जो किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्सेज के डिवीजन के बेसिस पर, तो आपस में टिकट बंटवारा हो गया। उसके बाद लेकिन फाइनली लोग किसको वोट कर रहे हैं, जो डोमिनेंट कास्ट अपने अपने बंदों को इकट्ठा चाहती है करना, एंड वो चाहती है डोमिनेट करना पावर पॉलिटिक्स को। एंड देन फाइनली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आके डायनामिक्स को और बदल देते हैं। हम जो विमेन SC ST का भी यहाँ पर अब राइज शुरू हो जाता है। तो ये 4 ब्रॉडर फेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि इसके एक के बाद जब B हुआ के बाद C के बाद D, तो ये नहीं है कि A गायब ही हो गया, A भी एग्जिस्ट करता है, लीडर्स आज भी इमर्ज करते हैं। जो कास्ट के बीच में एक ही पर्टिकुलर पार्टी के बीच में बंटवारा भी हो जाता है, तो वो भी एग्जिस्ट करता है। डोमिनेंट कास्ट भी रूल कर रही है, दूसरे जो लीडर्स भी रूल कर रहे हैं। एंड PRIs में विमेन और SC ST इनके राइज से ये भी अब एक डिफरेंट तरह का एक पावर रेजर्वॉयर बनकर सामने आए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें पैरेलली हैंड इन हैंड चलती हैं। ऐसा नहीं है कि A के बाद B के बाद C के बाद D ऐसा हुआ कि अब A एग्जिस्ट ही नहीं करते, लीडर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, आते रहते हैं बहुत सारे गांव में, जो आउट ऑफ नोवेयर लीडर्स दे इमर्ज। तो लेकिन हाँ, वो कह रहे हैं कि डोमिनेंट मतलब प्राइमरीली ज़्यादा चीज़ कौन सी देखने को मिलती थी, वो ये है, ठीक है, ओके। जो जेफरी को भी अगर आप चाहो कोट करना, तो वो भी क्या लिखते हैं कि जो हमारी जो अगर आप किताब का नाम भी चाहें, डेवलपमेंटल फेलियर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ठीक है, ये पॉलिटिक्स है। तो ये इसमें क्या लिखते हैं कि आइडेंटिटी कैसे हमारी बनी, ठीक है, कि किस आइडेंटिटी पर लोग वोट करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं किस पे हो सकती है, तो क्लास बेस्ड का मतलब कि हम सब गरीबों की पार्टी हैं या फिर हम सब अमीरों की पार्टी हैं। किस तरह की पर्टिकुलर, जैसे आपको शायद अगर मैं बताऊं तो गरीबी हटाओ वो जो दिया गया था एजेंडा, ठीक है, इन 1971 बाय इंदिरा गांधी, तो यही था कि क्लास बेस्ड आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी। जो कंट्री में पॉवर्टी बहुत वाइड स्प्रेड है, तो क्लास के साथ एसोसिएट कर रहे हैं कि अगर आप गरीब हैं या फिर लोअर क्लास के हैं तो मुझे वोट दीजिए, मैं आपका यहाँ पर आपकी रखवाली, ठीक है। तो यू गेटिंग इट। तो ये क्लास बेस्ड आइडेंटिटी है। देन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी चली कि जहाँ पर जो डोमिनेंट कास्ट है, जाट कह रहे हैं मुझे वोट दीजिए, लेट्स से अगर आप पर्टिकुलर किसी और कम्युनिटी के हैं तो आप कह रहे हैं मुझे वोट दीजिए, ठीक है। तो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी का राइज भी है, दैट इज इन लेट 70s एंड अर्ली 80s। देन इंटरेस्ट बेस्ड आइडेंटिटी, ये थोड़ा सा ऑन द लेटेस्ट स्टेज 90s में, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इवन कि अगर आप देखें कि जैसे अगर आप 2014 के इलेक्शन भी देखते हैं हिंदुस्तान में, तो वहाँ पर भी इंटरेस्ट बेस्ड है कि किस किस को जॉब चाहिए, किस किस को जो ये टैक्स में रिबेट चाहिए, है ना। ऐसे मान लो जो चीज़ें हैं कि पर्टिकुलर जो 2014 के जो इलेक्शंस हैं कि किस किस को करप्शन मुक्त भारत चाहिए, है ना। ये वाले एजेंडाज रहे। किसी ने खास कोई ऐसे 2014 में रिलीजन का यूज़ नहीं किया, बहुत खास ऐसे नेशनल लेवल पर कास्ट का यूज़ नहीं किया। तो वहाँ पर किसके लिए कर रहे हैं कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनको वो
ट्राइबल्स को उनके इंटरेस्ट की बात बताई जा रही है, ठीक है, एंड यूथ को उनके इंटरेस्ट की बात बताई जा रही है। तो इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, मतलब इट्स अ वेरी वेरी, जैसे ये एक बहुत क्या होती है, एक ये टूटी हुई चीज़ होती है, जैसे ऑल एनकम्पसिंग कोई चीज़ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे एक ब्रॉडर नारा है गरीबी हटाओ, है ना, ये इट्स एन ऑल इनकम्पसिंग थिंग। तो जो अब इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, इसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, उनको वो डिलीवर करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2014 इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड आइडेंटिटी। एंड इससे क्या बोलते हैं कि हो क्या रहा है प्रोसेस में, इंक्रीजिंग डेमोक्रेटाइजेशन हो रही है। कि डेमोक्रेटाइजेशन क्यों, कि वरना डेमोक्रेसी में देखो हो क्या रहा है कि जैसे अब सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं लेके बता रहा हूँ कि जब 100 मान लो 100 देश में 100% वोटर्स हैं जो वोट डाल सकते हैं, 18 साल से बड़े और एटसेट्रा जो एलिजिबल हैं, है ना, जिन पे कोई ऐसे कि वो जेल में नहीं बंद एटसेट्रा, ठीक है। मान लीजिए 100% वोटर्स हैं, वोट डाली सबने, ठीक है, उसमें से 30% ने लेट्स से हमारे देश में वोटेड फॉर बीजेपी, 32% के अप्रॉक्सीमेटली, एंड अप्रॉक्सीमेटली 70% डिड नॉट वोट फॉर बीजेपी। लेकिन अब ये 30% ने वोट दे दिया एंड बाकी सब ने टूटे हुए किसी को वोट, किसी ने कांग्रेस को, किसी ने आम आदमी पार्टी को, किसी ने किसी और को, ठीक है। तो इफेक्टिवली बीजेपी हैड द मोस्ट नंबर ऑफ वोट्स, तो बीजेपी वन। ऑलराइट, तो यहाँ पर हुआ क्या, इसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही बोलते हैं। तो मैक्सिमम वोट्स मिल गई आपको एंड आप विनर बन गए, तो ठीक है, आपकी सरकार बन गई। तो लेकिन अब जो एजेंडा बीजेपी ने दिए थे, क्या पूरे 70% जिन्होंने वोट नहीं दिए थे उन पर भी एप्लीकेबल होंगे? तो करते क्या है अब, इसलिए इंटरेस्ट बेस्ड बनाते जा रहे हैं कि अच्छा आप अपने आप को वेरियस तरह से, जैसे मैंने बताया, यूथ अलग तरह से बता सकते हैं, किसान जो हैं फार्मर्स अलग तरह से बता सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी अलग डिमांड दे सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन सब की डिमांड्स, इनकी सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, उनको पूरा करने की यहाँ पे ट्राई। तो उससे हो क्या रहा है प्रोसेस कि डेमोक्रेटाइजेशन इंक्रीज होती है, चाहे उन्होंने इसके लिए वोट नहीं किया या चाहे वोट किया, तो लेकिन इन सब की डिमांड्स अलग अलग हैं, इंटरेस्ट अलग अलग हैं, तो इसलिए अलग तरह से सर्व करने की ट्राई की जाती है। तो इसलिए जो जेफरी क्या समझते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेटाइजेशन इंक्रीज हो रही है। सच में जो बहुत सारे जो लोगों की डिफरेंट डिमांड्स हैं उनको पूरा करने की यहाँ ट्राई की जा रही है, ठीक है। ये वो कह रहे हैं कि इंडिया में एक हमें ब्रॉडर पॉलिटिकल ट्रेंड नजर आता है, ठीक है। जैसे अब आप एग्जांपल आपके सामने कि लेट्स से कि इंडिया पाकिस्तान का जो मुद्दा है, पाकिस्तान का इशू को लेकर अगर हम वोट कर रहे हैं, सभी के सभी लोग मान लो, तो वहाँ जाके वोट कर रहे हैं पाकिस्तान के इशू को, ओडिशा में जो कोई रह रहा है या फिर आप इमेजिन कीजिए तमिलनाडु में कोई रह रहा है, एज सच डायरेक्टली पाकिस्तान इतना इम्पैक्ट नहीं करता, लेट्स से कंपेयर टू दोज लिविंग इन जम्मू और पंजाब, है ना, तो इनको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो अब तमिलनाडु ओडिशा वाले क्यों वोट कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड बना दिया गया कि आपका भी इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी इज योर इंटरेस्ट एज वेल, ठीक है। तो इसीलिए इंटरेस्ट भी, जो पॉलिटिक्स भी इंटरेस्ट डिफाइन कर रही है हमारे, नॉट दैट कि वी आर द ओनली वन जो हम डिफाइन करते हैं कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमें क्या चाहिए, पॉलिटिक्स भी हमें बताती है कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर इंटरेस्ट बना दिया गया। तो ये आप इसको इसलिए ब्रॉडली समझ करने की ट्राई कीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछा रहेगा वी जस्ट हैव नो आइडिया। तो लेकिन हमें यहाँ पर ओपन रखे जो डिमांड करना है, जेफरी का जो हम कोट कर सकते हैं कि पहले क्लास से शुरू हुआ कि हमारे देश में जब, तो उसके बाद कास्ट का भी बहुत रिसर्जेंस रहा, अभी इंटरेस्ट का रिसर्जेंस है। ओवरऑल हो क्या रहा है, डेमोक्रेटाइजेशन इंक्रीज होती है। देन वाइसिंग बताते हैं कि किस तरह से गांव के लेवल पर 4 स्टेप रहे हमारे पास कि जो वेरियस लेवल पर पावर स्ट्रक्चर बदलते गए, एंड देन उसके बाद एमएनएस बताते हैं कि डोमिनेंट कास्ट ने कैसे रूल किया, एंड जो जमींदार और डोमिनेंट कास्ट काफ़ी आगे, जो हमें एक कंटिन्यूटी सी नजर आती है। देन अगर हम वापस चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ व्यूज़ हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने किस तरह से बदलाव किया हमारे गांव में, एंड जो सोशोलॉजिकली क्या क्या इम्प्लीकेशंस रही ग्रीन रेवोल्यूशन की, एंड क्या किसी जैसे ऑनरे बे थे रुडोल्फ ने हमें क्या कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो अपनाने वाले लोग थे उनको बुलक कैपिटलिस्ट कहा गया, ग्रीन रेवोल्यूशन को कहा गया कि इट इज़ स्टार्ट ऑफ बुलक कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। एंड देन जो ये ओवरऑल हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता चला गया बिकॉज एक प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। वैसे अगेन आई अर्ज यू ऑल कि आप जो B1 में हमने टॉपिक कवर किया हुआ है, B1 में हमने GR कवर किया हुआ है, एंड जैसे अब 1990s की बात करें तो वो पोस्ट रिफॉर्म जो पीरियड है उसमें कैसे हमारा देश का जो ओवरऑल देखिए हमारा गांव कैसे बदल रहा है, तो वहाँ से भी थोड़ा नोट्स बोरो कीजिए, यहाँ पर अपने जो कंटिन्यूशन में डालने की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रहें तो अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। चलिए बाकी टॉपिक्स भी कवर करते हैं बहुत जल्दी। ऑलराइट, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।